एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा। देखिए, पहले हिंदी भाषा का विकास हुआ, उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तो पहले हिंदी भाषा में सबसे पहले कौन सी भाषा बोली गई, सबसे पहले हम भाषा को देख लेते हैं। पहले भाषा का विकास, उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा डेवलप हुई, जो सबसे पहले भाषा आई, उसका नाम था संस्कृत। सबसे पहले जो भाषा बोली गई उसका नाम था संस्कृत। देखिए, आपका जो चैप्टर है हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हमें जानना है भाषा। भाषा जानने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भाषा का विकास हुआ और उस भाषा से हिंदी साहित्य का किस प्रकार विकास हुआ। तो पहले हम लोग देखते हैं हिंदी साहित्य के विकास में, माने हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं सबसे पहले डेवलप हुई। सबसे पहला भाषा जो था वो संस्कृत था। और संस्कृत जो है वो संस्कृत दो भागों में विभक्त हुआ। एक भाग हुआ वैदिक संस्कृत, एक भाग हुआ वैदिक संस्कृत और दूसरा भाग हुआ लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। देखिए, जब कोई भी चीज, देखिए सबसे पहले बोला जा रहा था संस्कृत, और संस्कृत के बाद संस्कृत का दो भाग आया, जिसमें एक भाग आया वैदिक संस्कृत और दूसरा भाग आया लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो था वो वेद पुराणों से बना हुआ था, और इस भाषा धीरे धीरे कठिन हो, जब भाषाएं देखिए थोड़ा बहुत कठिन हो जाती हैं, नियमों में बदल जाती हैं, तो उन भाषाओं को परिवर्तित करके एक दूसरे भाषा का उत्पत्ति हो जाता है। इसी प्रकार जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत अधिक दिन बोले जाने की वजह से नियमों में बदल गई, और नियमों में बदलने की वजह से एक वैदिक संस्कृत धीरे धीरे नियमों में बदलने की वजह से कठिन हो गई, और कठिन होने की वजह से एक नई भाषा की उत्पत्ति जन्म हुआ, जिसका नाम है लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत भी चलते चलते यह भी नियमों में बदल गई, और उसके बाद एक भाषा, अन्य भाषा का विकास हुआ, जिसका नाम हुआ पाली भाषा। जिसका नाम पड़ा पाली भाषा। अब पाली भाषा में जो हुआ, पाली भाषा के बाद देखिए क्या आया, 3 नंबर। पाली भाषा के बाद आया प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आया 4 नंबर में अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आया अवहट्ट। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद आया 6 नंबर में पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। देखिए, आप पढ़ रहे हैं माने हिंदी साहित्य का इतिहास, और इतिहास जब भी किसी शब्द के साथ लग जाए तो इतिहास का अर्थ होता है डेट, माने तारीख। बिना समय का कोई भी इतिहास नहीं बताया जा सकता। जब भी इतिहास शब्द कहीं लग जाएगा, इसका अर्थ होता है कि वहां पर समय को काउंट किया जाए। तब जब तक कोई चीज में समय नहीं लगेगा तब तक वह इतिहास नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए, इतिहास क्या है? इतिहास माने पुराने समय बीती हुई घटनाओं के विषय में बताता है, जिसका कोई न कोई लिखित साक्ष्य हो, जिसका कोई न कोई प्रमाण हो, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, लेकिन प्रमाण जरूर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले डेवलप हुआ संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा दो भागों में बटा, एक वैदिक संस्कृत हुआ और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेदों में बदल जाने की वजह से थोड़ा कठिन हो गया, तो लोगों ने वो माने अन्य भाषा का इजाद किया। जैसे इंग्लिश यदि बोला जाता है तो डू नॉट डिस्टर्ब मी कहा जाता है, अगर उसी को थोड़ा और आसान भाषा में कहा जाए तो डोंट डिस्टर्ब मी कह देते हैं।
तो इसी प्रकार ये भी नियम कानून में जब बदलने की वजह से एक नई भाषा की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा लौकिक भाषा, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत अधिक दिन चलने के बाद यह भी नियमों में बदल गया और नियमों में बदलने की वजह से एक नए भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा पाली। और पाली भी कुछ दिन चलने की वजह से और यह भी क्या हुआ, भाषा में बदल गया। तो पहले हम लोग यहाँ लिखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इतिहास में जब तक डेट न पढ़े तब तक उसका कोई अर्थ नहीं रहता। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इतिहास। और इतिहास में वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत का इतिहास 2000 बीसी से स्टार्ट होता है, 2000 बीसी से 1000 बीसी तक, 1000 बीसी। अब बीसी का पहले आप अर्थ समझ लीजिए और एडी का अर्थ देखिए। ये है 0 एडी, 0 के इस तरफ और 0 के इस तरफ। 0 वाला जो समय है इसे कहते हैं ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म माने ईसा मसीह के जन्म को कहा जाता है 0। ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म से माने पहले को क्या कहा है, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब बिफोर और सी का मतलब होता है क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। और एक होता है एडी, एडी माने एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। मीनिंग अगर गलत हो तो ध्यान दीजिएगा, कोई यहाँ हिंदी पढ़ा जा रहा है इंग्लिश नहीं। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। अब आपको यहाँ से समझना है कि जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई होंगी वो घटनाएं क्या बढ़ते क्रम में चलेंगी। जैसे 1850 के बाद, 1850 के बाद 51 आएगा, 1851, 1852, माने जो भी ईसा मसीह के जन्म के बाद घटनाएं घटेंगी वो घटनाएं बढ़ते क्रम में, जबकि जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म से पहले घटेंगी वो घटते क्रम में। जैसे 2000 बीसी है, 2000 के बाद 1999 आएगा, 1999 के बाद ऐसे चलता रहेगा और कहीं न कहीं 1000 बीसी आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ लिखा गया है कि 2000 बीसी। तो आपको अब समझ में आया होगा कि बीसी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब क्या है। चलिए अभी रहने दे रहे हैं, अभी मिटा देंगे बाद में। आपको ये समझ में अभी आया होगा कि बीसी का अर्थ क्या होता है और एसी का अर्थ क्या, एडी का अर्थ। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं और बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं। अब देखिए जो वैदिक संस्कृत था उसका काल 2000 बीसी से 1000 बीसी था, और जो लौकिक काल आया, लौकिक संस्कृत का काल, इसका काल आया 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, 500 बीसी तक। और फिर जो पाली आया, पाली वाला भाषा, इसका जो विकास हुआ 500 बीसी से लेकर के 500 बीसी से 0 एडी तक, 0 एडी तक। और जो प्राकृत भाषा आया वो 0 एडी से लेकर के 0 एडी से लेकर 500 एडी तक, 500 एडी तक। और उसके बाद जो अपभ्रंश आया वो 500 से 900 एडी, 500 एडी से 900 एडी तक। और जो अवहट्ट आया वो आया 900 एडी से 1100 एडी तक। और उसके बाद जो आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी हुई, इसका भाषा जो हुआ 1100 एडी से लेकर के अब तक, 1100 एडी से लेकर के अब तक। तो देखिए क्या हुआ। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले देखिए सबसे पहले भाषा में विकास किसका हुआ, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ। उसके बाद पाली भाषा का, संस्कृत भाषा दो भागों में बट गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर पाली भाषा का जिक्र आया, पाली भाषा के बाद प्राकृतिक आया, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। देखिए जब भी कोई चीज नियम कानून में बदल जाएगा तो आदमी सोचता है कि नए शब्दों का इजाद किया जाए। जैसे देखिए संस्कृत में वैदिक संस्कृत नियमों में बदल गया, इसके लिए लौकिक संस्कृत का इजाद किया गया। लौकिक संस्कृत देखिए कितने साल चला, 500 साल चलने के बाद यह भी नियम कानून में बदल गया, जिसकी वजह से एक नए भाषा का इजाद हुआ पाली।
और पाली भी देखिए 500 बीसी से लेकर 0 एडी तक चला, और यह भी क्या हुआ, नियमों में बदलने की वजह से एक नए भाषा का विकास हुआ जिसका नाम पड़ा प्राकृत, और प्राकृत भाषा भी 0 एडी से 500 एडी तक चला। इसके बाद भी नियम कानून में देखिए, जब भाषाएं अधिक दिनों तक चलती है ना तो थोड़ा नियम कानून में बदल जाएंगी। कैसे, जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, यदि आप पहली बार पढ़ने गए हैं और आपको टेंस पढ़ाया जा रहा है तो वह जाता है आएगा तो ही गोज लगाएंगे तो उसमें आपको बड़ा संशय रहेगा। लेकिन जब वही चीज आप पढ़ के कुछ दिन आगे बढ़ जाएंगे और 10 में चले जाएंगे और कोई कहेगा कि वह जाता है तो आप कहेंगे ही गोज तो बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि वो आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। अब भाषाएं, अब आपको जो कठिन प्रश्न रहेगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस आ जाएगा, उसको करने में थोड़ी दिक्कत आपको महसूस होगी। लेकिन जो लोग नए होंगे और उनके लिए बड़ा वाला सेंटेंस अगर दे देंगे तो उनको नियम कठिन लगने लगेगा। इसीलिए एक नए भाषा का इजाद किया जाने लगा, और नए भाषा में प्राकृत आया, और प्राकृतिक 5 साल चला, 500 साल। उसके बाद एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा अपभ्रंश, और अपभ्रंश जो है 500 से एडी से 900 एडी तक चला। उसके बाद अपभ्रंश भी देखिए 4 साल चलने के बाद ये भी नियम कानून में बदलने की वजह से एक नई भाषा का इजाद हो गया जिसका नाम पड़ा अवहट्ट, और अवहट्ट भी देखिए 900 से 1100 200 साल चला। भाषा देखिए ये भी नियम कानून में बदलने की वजह से एक नई भाषा का जन्म हो गया जिसका नाम पड़ा पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी, और जिसका समय काल है 1100 एडी से लेकर के अब तक। देखिए यहां से प्रश्न पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले संस्कृत में 2, वैदिक संस्कृत, लौकिक, उसके बाद पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। और यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसका जीवन काल। तो इसमें सबसे पहले 2000 बीसी से 1000 बीसी तक चला कौन, वैदिक संस्कृत। आपको रटना है 2000 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक, जहां आप पढ़ रहे हैं वहां बोलिए 2000 बीसी से 1000 बीसी वैदिक, फिर 1000 से 500 लौकिक, उसके बाद पाली 500 से देखिए 0 एडी तक, उसके बाद प्राकृत 0 से 500, प्राकृत के बाद अपभ्रंश जो है 500 से 900, और उसके बाद अवहट्ट जो है वो 900 से 1100, और अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी आरंभिक हिंदी का शुरुआत 1100 से अब तक। अब आपको ये भी बता दिया गया कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। अब आपको आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का जो विकास शुरू हुआ, जो जहां से हिंदी का थोड़ा थोड़ा पुट मिला, वो मिला कहां से, अपभ्रंश से। अपभ्रंश से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ धीरे धीरे हिंदी बोली जाने लगी। अपभ्रंश में हिंदी का थोड़ा थोड़ा पुट मिलने लगा, और उसके बाद अपभ्रंश से ही हिंदी की शुरुआत हुई, और अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत हुई, और यहाँ तक आते आते एकदम हिंदी अच्छे से विकास कर गई। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं हिंदी का विकास और देखते हैं किस किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग हिंदी भाषा के विकास में अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने देख लिया भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, अब हिंदी साहित्य के इतिहास देखिए। अपभ्रंश से जो है हिंदी भाषा का विकास शुरू हो गया। अपभ्रंश में केवल यही प्रश्न पूछा जाएगा, अपभ्रंश का जो समय काल है वो क्या है, 500 एडी से लेकर 900 एडी तक। उसके बाद अवहट्ट आया जिसका समय काल हुआ 900 एडी से 1100। उसके बाद देखिए जो समय हुआ उसे कहा गया पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। पुरानी हिंदी और आरंभिक हिंदी जो है इसके विकास में थोड़ा कन्फ्यूजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो 700 एडी से 700 एडी को ही क्या मानते हैं, पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी का समय काल मानते हैं। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी है उसका समय काल माना जाता है क्या, 700 एडी से। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार 900 एडी और कुछ विद्वानों के अनुसार 1100 एडी भी माना जाता है। अभी हम लोग केवल 1100 एडी से लेकर समझते हैं, लेकिन जब आएगा ये डिटेल कर देंगे, आप घबराइए नहीं। जब आपको पढ़ाया जाएगा पुरानी हिंदी आरंभिक हिंदी के विषय में तो आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। देखिए अभी हम ले रहे हैं 1100 एडी से लेकर के 1350 एडी तक। 1350 एडी तक जो समय काल रहा
वो पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी का रहा। और इसी को कहा जाता है आदिकाल। इसी को कौन सा काल कहा जाता है? इसी समय को कहा जाता है आदिकाल। इसी को क्या क्या कहा जाता है? आदिकाल। अब उसके बाद देखिए होगा मध्यकालीन। मध्यकालीन अब मध्यकालीन जो है, मध्यकालीन का समय काल रहा 1350 से 1650 तक। 1350 एडी से 1650 एडी तक। लेकिन जो मध्यकाल है वो दो भागों में विभाजित हो गया। दो भागों में कौन कौन भाग में? देखिए मध्यकाल जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक कहलाया भक्ति काल। एक क्या कहलाया? भक्ति काल। भक्ति काल। और एक कहलाया रीति काल। एक को कहा गया भक्ति काल और एक को कहा गया रीति काल। जो भक्ति काल था उसका समय काल रहा 1350 से, देखिए 1850 यहाँ लिख दीजिएगा, 1350 से 1850। यहाँ जो मध्यकालीन था 1350 से 1850 तक रहा। और भक्ति काल का समय काल जो रहा वो 1350 से 1650 एडी तक रहा। 1350 से 1650 एडी। और जबकि रीति काल का जो समय काल रहा वो 1650 से 1850 एडी तक रहा। 1850 एडी। अब इसके बाद जो विकास हुआ वो आधुनिक हिंदी का हुआ। आधुनिक हिंदी। और आधुनिक हिंदी का जो समय काल रहा वो 1850 से लेकर के अब तक। देखिए आधुनिक हिंदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी में पढ़ा जाएगा। इसी में आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले आएगा भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर प्रयोगवाद युग, फिर नवीन युग। ये सब जितने भी युग आएंगे वो आधुनिक हिंदी के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले आप एक बार रिपीट कर लीजिए। देखिए हिंदी का जो जहां से शुरुआत हुआ और अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश जो चला वो 500 से लेके 900 तक चला। उसके बाद अपभ्रंश के बाद जो नया भाषा आया अवहट्ट आया, जिसका जीवन काल रहा कितना? 900 से 1100। और अवहट्ट के बाद आया पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी, जिसका समय रहा 11 एडी से 1350 एडी तक। और इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है आदिकाल। इसी को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अभी आदिकाल पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आया मध्यकालीन। मध्यकालीन का जो समय काल रहा वो 1350 से 1850 तक रहा। 1350 से 1850 तक रहा। और मध्यकाल जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया, भक्ति काल और रीति काल। आदमी जब भक्ति करते करते थक गया तो एक नए काल का जन्म हुआ जिसे रीति काल कहा गया। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रीति काल, भक्ति काल के बाद रीति काल। रीति काल के बाद एक माने भक्ति काल जो है, देखिए मध्यकालीन 1350 से 1850 और वो दो भागों में बटा। एक भाग इसका रहा 1350 से 1650, क्या कहलाया? भक्ति काल। और उसके बाद 1650 से 1850 तक क्या कहलाया? रीति काल। उसके बाद एक नए काल का जन्म हुआ आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय रहा वो 1850 से लेकर के अब तक रहा है। आधुनिक काल का जो समय काल रहा 1850 से अब तक। ये तो रहा आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए आपको ये समझना था कि आपको शुरुआत हिंदी भाषा का कहाँ से हुआ। हिंदी भाषा में आपने देख लिया। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास डर के देख लिए। और आपने देख लिया क्या क्या पढ़ना है। हमको पुरानी हिंदी, आरंभिक हिंदी में आदिकाल पढ़ना है। आदिकाल में किस किस कवि को पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। आदिकाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है उसको देखेंगे। इसके बाद मध्यकाल में हम लोग भक्ति पढ़ेंगे, भक्ति काल। और भक्ति काल दो भागों में बट जाएगा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंतर्गत आ जाएगा संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य में आ जाएंगे कबीरदास और सूफी में आ जाएंगे मलिक मोहम्मद जासी। उसके बाद आ जाएगा सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में आ जाएंगे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे सूरदास। चलिए हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आदिकाल। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, इसका क्या मतलब है।
अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आदिकाल के विषय में, जिसका नाम आरंभिक काल, आरंभिक हिंदी, या फिर जिसका नाम था क्या आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी, उसी को आप लोग आदिकाल भी कहते हैं। और आदिकाल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके विषय में देखते हैं। आदिकाल में जो लेखक हैं, आदिकाल के सबसे पहले लेखक रासो काव्य है, रासो काव्य, रासो काव्य, रासो काव्य। और रासो काव्य के जो लेखक हैं, रासो काव्य जो था उसके लेखक आप लोग जानते होंगे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। और इन्होंने जो वर्णन किया है वो पृथ्वीराज चौहान के विषय में किया है, पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद इसमें दूसरे कवि के पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे कवि का क्या नाम है? विद्यापति, विद्यापति, जिसे हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम मैथिल कोकिल है, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। और जिन्होंने रचना की है पदावली की, जिन्होंने रचना किसकी की है? पदावली की। देखिए ऐसे समय को, इसको आदिकाल को, आदिकाल में देखिए रासो काव्य हम लोग पढ़ेंगे। और रासो काव्य जो है वो चंद्रबरदाई ने लिखा है। और किसके विषय में लिखा है? पृथ्वीराज चौहान के विषय में। आप लोग इतिहास अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है इतिहास में एक मोहम्मद गोरी था, जिस मोहम्मद गोरी नाम का एक अफगान शासक था जिसने अटैक किया था भारत के ऊपर। भारत में यहाँ राज कर रहे थे पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने। 16 बार माने हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और 17वीं बार जैसे ही माने मोहम्मद गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर लेता है? बंदी बना लेता है। और बंदी बना के अपने घर पे ले जाता है। और घर पर ले जाने के बाद इनको कहता है कि आप क्या करिए, मेरे दास बन के रखिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा हम राजपूत हैं और राजपूत कभी भी किसी का दास नहीं बनते, इसलिए उन्होंने क्या किया कि माने मोहम्मद गोरी एक बार आ रहा था और उसने कहा आंख झुका के बात करिए। तो मोहम्मद गोरी के सामने पृथ्वीराज चौहान ने आंख झुकाया नहीं, इसीलिए इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। और फिर वहां एक सभा की जाती है और उस सभा में बुलाया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मेरे महाराज हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान हैं, चंद्रबरदाई कवि हैं, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो ये कहते हैं कि मेरे महाराज पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द वेदी बाण मानते हैं, तो इस माने इन्हें भी मौका दिया जाए। तो उसमें मौका मिलता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जाके चंद्रबरदाई एक कविता बोलते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है ना चूक चौहान। इसी श्लोक को बोलते हैं। कहा जाता है कि बढ़ा चढ़ाकर भी माने पहले के जो कवि थे वो राजा का बखान किया करते थे, जिससे राजा खुश होकर के उन्हें कुछ भेंट दे। तो ये सब माने इतिहास की बातें हैं, इतिहास जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी इतना समझिए कि जो आदिकाल है, आदिकाल में आप चंद्रबरदाई के विषय में पढ़ेंगे, विद्यापति के विषय में पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है? मैथिल कोकिल है, जिन्होंने पदावली की, जिन्होंने पदावली लिखा। और हम लोग पढ़ेंगे इसी में आदिकाल में ही अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक ऐसा कवि था जो 11 राजाओं के दरबार में रहा था। देखिए एक ऐसा कवि है जिसने 11 राजाओं का दरबार देखा था। और इसे ही अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक माना जाता है, खड़ी बोली का जनक। खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को ही तबला वादक भी, तबले का जो आविष्कारक माना जाता है, अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और अमीर खुसरो ने ही कहा था, मैंने धरती का स्वर्ग बताया था जम्मू कश्मीर को। कहा था कि अगर फिरदौस जमीन अस्तो अमीन अस्तो अमीन अस्तो, यदि कहीं स्वर्ग है तो केवल यही है, यही है और यही है। और इसी में हमें पढ़ना है सिद्ध के विषय में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सरप्पा। सिद्ध के विषय में जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सरप्पा। और पूछा जाएगा सिद्धों की संख्या,
तो सिद्धों की संख्या है 84। और इसी में हम लोगों को पढ़ना है नाथ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाथ है गोरखनाथ। किसके विषय में? गोरखनाथ। और गोरखनाथों की संख्या जो है वो 9 है। और इसी में हम लोगों को पढ़ना है जैन के विषय में। इसी में हम लोगों को पढ़ना है जैन, और जिसमें है हेमचंद जिन्हें शब्द शासन कहा जाता है, शब्दा शासन के नाम से जाना जाता है। इसी में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए इतने के विषय में पढ़ना है। चंद्रवरदाई के विषय में, जिन्होंने रासो काव्य की रचना की, विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पदावली की रचना की, अमीर खुसरो जिन्होंने 11 राजाओं के दरबार में रहे थे। उसके बाद खड़ी बोली का जनक जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम लोग सिद्ध के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें सरप्पा आएंगे। सिद्धों की संख्या कुल 84 होगी। उसके बाद नाथ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोरखनाथ, जिसमें नाथों की संख्या 9 है। और जैन पढ़ेंगे, जिसमें हेमचंद जिन्हें शब्द शासन भी कहा जाता है। अब हम लोग एक एक के विषय में पढ़ेंगे पहले, अभी नहीं, पहले आप लोग आदिकाल के बाद फिर देख लेंगे भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक एक कवि के विषय में और उनके दोहा और रचनाओं के विषय में। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि आदिकाल में किस किस राइटर के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए आदिकाल में कई राइटर हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं केवल उन्हीं के विषय में हमें पढ़ना है, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए इस काल को, आदिकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो क्यों जाना जाता है आप समझ लीजिए। देखिए इस काल में 700 से 1350 ईस्वी के बीच में जो व्यक्ति थे, या तो युद्ध में लीन रहते थे, या तो विवाह किया करते थे। या तो युद्ध करते थे या तो विवाह में। जैसे आप पृथ्वीराज चौहान की ही बात करेंगे तो उन्होंने 14 शादियां की थी। पृथ्वीराज चौहान 14 शादियां। जैसे कोई अगर स्त्री सुंदर है तो वहां बाहुबल का प्रयोग करके युद्ध करके वहां शादी कर लिया करते थे। और युद्ध क्यों किया करते थे? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए। शायद इसी वजह से इस काल को युद्ध करने की वजह से, युद्ध कौन करेगा? युद्ध ऐसा व्यक्ति करेगा क्या? युद्ध कमजोर आदमी करेगा नहीं। युद्ध जो करता है क्या होना चाहिए? युद्ध जो करने वाला होगा वो वीर होना चाहिए। वीरता की वजह से इस काल का एक अन्य नाम है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? वीर गाथा काल। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बताया गया भाषा में देखिए आपको बताया गया क्या? सबसे पहले बताया गया संस्कृत, जिसमें वैदिक और लौकिक, उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, अवट आया, पुरानी आरंभिक हिंदी आई। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पुरानी आरंभिक हिंदी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है आदिकाल। और आदिकाल का जो समय काल रहा 700 एडी से 1350 एडी तक रहा। इसमें किस किस कवि के विषय में पढ़ना है पूरा लिख दिया गया है। इन्हीं कवियों के विषय में पढ़ना है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी फेमस रचना है, इन सब के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं भक्तिकाल। तब तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं भक्तिकाल। देखिए जो मध्यकालीन इतिहास हुआ, मध्यकालीन 2 भागों में विभाजित हुआ। मध्यकालीन की बात किया जाए तो 1350 से लेकर के 1350 से 1850 तक चला। और इसमें देखिए 2 भाग हो गए। मध्यकाल वाले में 2 भाग, एक भाग हुआ भक्तिकाल और दूसरा भाग हुआ रीतिकाल। एक भाग का नाम पड़ा क्या? भक्तिकाल, और एक का नाम पड़ा रीतिकाल। भक्तिकाल का जो समय काल रहा, भक्तिकाल का समय रहा 1350 से 1650, 1350 से लेकर के 1650। और इसका जो काल रहा वो 1650 से 1850 तक रहा। 1650 से 1850। अब हम लोग देखते हैं भक्तिकाल। देखिए पहले देखेंगे भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। भक्तिकाल, जो भक्तिकाल का समय रहा, भक्तिकाल का जो समय रहा वो 1350 से लेकर के 1650 तक रहा। 1350 से 1650। देखिए
एडी में अब हम लोग चल रहे हैं। और भक्ति काल दो भागों में बट गया। एक भाग का नाम पड़ा निर्गुण और एक का नाम पड़ा सगुण। और निर्गुण को दो भागों में बांट दिया गया। निर्गुण को देखिए दो भागों में, निर्गुण को दो भागों में बांटा गया और सगुण को भी दो भागों में बांट दिया गया। निर्गुण को दो भागों में और सगुण को भी दो भागों में, निर्गुण को भी और सगुण को भी दो दो भागों में बांट दिया गया। जैसे यहाँ देखिए संत काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य, संत काव्य सूफी काव्य। और इसमें देखिए राम काव्य और कृष्ण काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो देखिए राम जो निर्गुण रहा वो दो भागों में बटा, संत काव्य और सूफी काव्य। और संत काव्य के अंतर्गत आएंगे कौन? कबीर। संत काव्य के अंतर्गत कबीर और सूफी काव्य के अंदर जायसी, जायसी जिसका नाम पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। और राम काव्य के अंतर्गत आएंगे तुलसीदास, तुलसीदास। और कृष्ण काव्य के अंतर्गत आएंगे सूरदास, सूरदास। देखिए आप समझते हैं पहले, तब उसके बाद देखते हैं। देखिए क्या हुआ कि मध्यकालीन हिंदी 1350 से 1850 तक चला। ये दो भागों में बट गया, एक भक्ति काल और एक रीति काल। और भक्ति काल को भी देखिए, भक्ति काल 1350 से 1650 और भक्ति काल जो 1350 से 1650 तक चला, ये भक्ति काल दो भागों में बट गया, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण में देखिए संत काव्य है। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब न तो ईश्वर में इधर विश्वास करेंगे न तो उधर, ज्यादा माने विश्वास करने के नहीं है, केवल अपना अपना चलाने, काम चलाने। जैसे संत काव्य में कबीरदास जी दोहा लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहो से दोस्ती और ना काहो से बैर। तो देखिए इनका जो लगाव था ना तो ज्यादा प्रभु की तरफ था, ना तो इधर, माने एकदम न्यूट्रल की तरह थे। और ये सूफी जो है, जो सूफी का कव्वाली गजल होता है उसमें थोड़ा सही रहते थे। देखिए जब भगवान माने दोनों में विवाद हो जाए धर्म में, तो जो दोनों का बीच का रास्ता निकाला जाता है उसी को कहा जाता है सूफीज्म। संत काव्य और सूफी काव्य देखिए दोनों न्यूट्रल थे, बीच का रास्ता अपना लिए भक्ति काल में। और एक देखिए केवल और केवल राम में विलीन रहते थे और एक कृष्ण में। कबीरदास के विषय में आप लोग जानते होंगे, ढेर सारे दोहा उन्होंने लिखा है दोहा के विषय में। और यहाँ देखिए सूफी काव्य में आए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावती की रचना की। पद्मावती क्या है? आप लोग अभी पद्मावती मूवी देखे होंगे। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत थोड़ा सा दरिद्र टाइप का था। अलाउद्दीन खिलजी मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की और उसमें पद्मावती के विषय में बताते हैं। चित्तौड़गढ़ की कहानी है। चित्तौड़गढ़ के राजा महाराव राजा रतन सिंह रहते हैं और उन्हीं के यहाँ अटैक कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का एक टैग रहता है, खुदा की बनाई हुई हर नाचीज पर अलाउद्दीन का अधिकार है, कहता है हमेशा। और यही इसी का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद आएगा राम काव्य। राम काव्य में तुलसीदास जी आएंगे और कृष्ण काव्य में सूरदास जी आएंगे। कृष्ण काव्य में मीरा भी रहती हैं। इसमें ढेर सारे कवि हैं। भक्ति काल के अंतर्गत जो भी कवि आएंगे उनकी रचनाओं के विषय में हम लोग पढ़ लेंगे और उनके विषय में पढ़ लेंगे। फिर भक्ति काल भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रीति काल। अभी हम लोग केवल इतना देख रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और कब कब इसका समय काल क्या रहा है और इसमें कौन कौन से शाखाएं हैं। इसके बाद जब एक एक के विषय में पढ़ा जाएगा तो पूरा डिटेल कर दिया जाएगा कि कबीरदास की कौन कौन सी दोहा इंपॉर्टेंट है, सूरदास सूफी में जायसी की कौन कौन सी दोहा इंपॉर्टेंट है, तुलसी की कौन कौन सी और सूरदास की। इसके विषय में हम लोग डिटेल से समझेंगे, आप घबराइए नहीं। केवल आपको ये सिलेबस डिटेल कर दिया जा रहा है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं रीतिकाल। और रीतिकाल का शुरुआत, रीतिकाल भी 4 भागों में बटेगा। उन 4 भागों के विषय में देखते हैं। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल देखिए 4 भागों में बट गया। रीतिकाल, रीतिकाल का जो समय काल रहा 1650 से 1850 तक रहा। इसको देखिए 4 भागों में
बांट के पढ़ेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त और चौथा है रीति इतर। देखिए रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर। रीति काल को 4 खंडों में विभाजित कर देंगे। रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन से लेखक और कवि आएंगे? रीति सिद्ध के अंतर्गत, रीति मुक्त के अंतर्गत और रीति इतर के अंतर्गत। इसके विषय में समझते हैं। रीतिबद्ध के अंतर्गत चिंतामणि आएंगे, भूषण जी आएंगे, पद्माकर आएंगे, पद्माकर आएंगे। और इसी के अंतर्गत आएंगे, देखिए रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे चिंतामणि, भूषण, पद्माकर और इसी के अंतर्गत आ जाएंगे केशवदास। इसी के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? केशवदास। रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन? चिंतामणि, भूषण, पद्माकर, केशवदास। 4 राइटर इधर पढ़ लेंगे। रीति सिद्ध में एक ही राइटर है और जिसने धमाल मचा के रख दिया, जिसने पूरे रीति काल में एकदम धमाल मचा के रख दिया, जिसका नाम था बिहारी लाल। जिसका नाम क्या था? बिहारी लाल। जिसका नाम था बिहारी लाल। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना की। बिहारी सतसई। इन्होंने देखिए बिहारी लाल अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही किताब लिखते हैं जिसका नाम है क्या? बिहारी सतसई। इसमें ढेर सारे श्लोक हैं, करीब 600-700 के करीब श्लोक होंगे। आप देखिएगा, क्लियर नहीं है, माने 600-700 के करीब श्लोक होगा। और जो हर श्लोक है उसे बनाने में 1-1 महीने लगा दिया करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इनके एक शायद किसी श्लोक पर इनको राजा 1-1, 2-2, 3-3 गांव दे दिया करते थे। उस समय गांव का अर्थ छोटा मोटा गांव नहीं हुआ करता था, बल्कि एक जिला के बराबर उस समय गांव हुआ करता था। बिहारी दास की कहा जाता है एक माने पंक्ति, एक माने कविता, एक पोएट्री के लिए इन्हें बहुत इनाम मिलता था। देखिए ये क्या किए कि माने एक कविता लिखने में बहुत टाइम लगाते थे। और इन्हीं की एक कविता है, इन्हीं के एक श्लोक है जो बहुत फेमस हुआ। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिझार और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बार। देखिए बहुत फेमस हुआ था ये, उस समय इतना फेमस ये श्लोक हुआ था कि क्या बताएं। देखिए बिहारी लाल जो रीति सिद्ध में केवल बिहारी जी हैं और जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। कहा जाता है कि देखिए 25 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही। इनके इसी से आपको सीख लेना चाहिए कि 25 किताबें कहने से, जैसे आप कोई बता दे एक किताब बढ़िया अच्छी है उसको ले लेते हैं, कहेगा वो किताब अच्छी है तो उसको ले लेते हैं। देखिए एक किताब पढ़िए 100 बार पढ़िए तब सिलेक्शन होगा। 100 किताब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं क्लियर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है बिहारी लाल जो है ये रीति सिद्ध के अकेले एक ऐसे कवि हैं जिससे पूरा रीति सिद्ध काल एकदम माने एकदम से पूरा इन्हीं के नाम पर चलने लगा। रीति इसमें ढेर और कवि आएंगे लेकिन इनके आगे सभी दब गए। इसके बाद आएगा रीति मुक्त। रीति मुक्त में क्या क्या कौन कौन है? घनानंद है। रीति मुक्त के अंतर्गत आ जाएंगे घनानंद आ जाएंगे। मुक्त के अंतर्गत घनानंद, आलम आ जाएंगे, आलम। इसी में आ जाएंगे ठाकुर और इसी में आ जाएंगे बोधा। और रीति इतर के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए रीति इतर के अंतर्गत जो है भूषण आएंगे जिन्हें राष्ट्र
राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाएगा और जिनकी वजह से लोगों में क्या जागृत होगी, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना इस समय तक आदमी देखिए धीरे धीरे क्या हुआ था, राष्ट्रीय चेतना की ओर विकसित हो गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माने आधुनिक काल, और जिसमें राष्ट्रीय चेतना आदमी के एकदम से विकसित हो जाएगा जब 1857 की क्रांति होगी, रेल और डाक का विकास होगा। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, कहाँ से शुरुआत किए थे, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में हमने पढ़ा था सबसे पहले संस्कृत को दो भागों में बांट दिया, वैदिक संस्कृत और लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, और फिर उसके बाद पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी, और पुरानी हिंदी आरंभिक हिंदी के बाद हम लोगों ने पढ़ा मध्यकालीन में दो भागों में, भक्ति काल और रीति काल। और देखिए पुरानी आरंभिक हिंदी को हमने आदिकाल के नाम से और वीर गाथा काल के नाम से देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भक्ति काल में दो, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के अंतर्गत हमने देखा सूफी माने सूफी काव्य और संत काव्य। संत काव्य में कबीर और सूफी काव्य में जायसी। उसके बाद राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति। राम में आया तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और उसके बाद तुलसीदास जी सूरदास जी आ गए कृष्ण भक्ति शाखा में। भक्ति काल खत्म हुआ, उसके बाद आया रीति काल, और रीति काल में चार भागों में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतितर। रीतिबद्ध में देखिए चिंतामणि, भूषण, पद्माकर और केशवदास, और रीति सिद्ध में आ गए बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, और इन्होंने इतना बेहतरीन ढंग से कविताओं को लिखा कि माने एक कविता लिखने में बहुत दिन लगाते थे। इसीलिए कहा जाता है किसी काम को आप करिए तो बहुत मन लगा के करिए, बेहतरीन होगा। उसके बाद आया रीति मुक्त। रीति मुक्त में हम लोग पढ़ लेंगे घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा को। उसके बाद इतर आएगा, रीति इतर, जिसमें भूषण, यहाँ देखिए गलत लिख दिया गया है, यहाँ भूषण जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, जिनकी वजह से हम लोगों में क्या जागृत हुई, राष्ट्रीय चेतना। उसके बाद अब आएगा अब समय काल आएगा 1850 से अब तक, माने अब जो समय काल आएगा 1850 से अब तक का समय काल कहलाएगा आधुनिक काल। और आधुनिक काल जो है वो कई भागों में विभाजित होगा। आधुनिक काल एक युग कहलाएगा भारतेंदु युग, फिर उसके बाद आ जाएगा भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग के बाद प्रयोगवाद युग। देखिए अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का इतिहास। तब तक इतने को आप समझिए, अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, सारे मैंने जितना हमने पढ़ाया है उसको एक नोट्स में बना लीजिए। हम हिंदी साहित्य आपका पूरा करवा देंगे, एक राइटर के विषय में अच्छे से आपको बता देंगे, फिर आपका कहीं से भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं। अब आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, माने चैनल को सब्सक्राइब करिए, माने घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे मेरे चैनल का विकास हो सके। और लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी कमियां इसमें दिखे हैं आप क्या करिए, कमेंट करिए, जिससे हमको पता चले कि इसमें कमी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।